नंबर 6 में हम थे। कल हमने कौन से पॉइंट पे छोड़ा था, फिर उसके बाद हम फार्मर्स में चले गए थे। फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू, ये लिख लिया था हमने, तो लिख लो फटाफट इसके अंदर जल्दी से, फटाफट लिखो। लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसीज हैज caused, launch of LPG policies has caused a significant shift, has caused a significant shift in the structure of market, in the structure of Indian market. Indian markets were now facing more competition. Were facing more competition. Hence, it was becoming monopolistic market. बिकमिंग मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक वो होता है जहां बहुत टफ कंपटीशन हो, बहुत सीरियस कंपटीशन हो, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इट वाज बिकमिंग मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आगे लिखो। नाउ इन इंडियन मार्केट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल। Variety of products were available. ठीक है जी। तो एलपीजी पॉलिसीज का एक बेनिफिट ये मिला कि हम मोनोपोली से मोनोपोलिस्टिक की तरफ शिफ्ट कर गए। ये सर है क्या? आपने लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर। वहां आपने पढ़ा था देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट के अंदर कोई टाइप नहीं थी, बट इम्परफेक्ट में तीन और थी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तीन तरह के मार्केट होते हैं, एक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और एक ओलिगोपोली, और दूसरा होता है परफेक्ट। उसकी कोई टाइप नहीं है, परफेक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई मार्केट दुनिया में नहीं है जो परफेक्ट कंपटीशन हो, ऐसा कोई मार्केट नहीं है। क्योंकि परफेक्ट मार्केट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब एक जैसा, ऐसा कुछ है ही नहीं आज की दुनिया में, इसलिए वो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज की दुनिया में जो मार्केट चलता है वो कौन सा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। और उसके अंदर भी हमारे पास इम्परफेक्ट में मोनोपोली का सिर्फ एक ही मार्केट है, वो है इंडियन रेलवेज। बाकी सब कुछ जो है वो मोनोपोलिस्टिक है। जहां टफ कंपटीशन है, वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर जो था वो मोनोपोली से चेंज होकर अब कहां आने वाला था? मोनोपोलिस्टिक के अंदर। क्योंकि अब हमें कंपटीशन फेस करना था किन का? बाहर की कंपनियों का, इंटरनेशनल कंपनीज का। पहले क्या था? पहले मोनोपोली का चक्कर था। हमारी सरकार ने कोटा फिक्स किया हुआ था, हमारी सरकार ने कंपनियों को रोका हुआ था ताकि वो यहां अंदर ना आ सके, यहां पे आके प्रोडक्शन ना कर सके। हम लिबरल नहीं थे, लेकिन जब हम लिबरल हो गए तो अब बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ गई और उससे क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है जी, ये सारी कहानी इसमें उन्होंने लिख दी। आ जाओ आगे बढ़े, एक पॉइंट और लिखो फिर बंद करते हैं इसको। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया, ऐसे लिखो, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया, recognition of India as an emerging economic power. अच्छा, सुनने में थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान, है ना? एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। पता है एलपीजी पॉलिसीज के आने के बाद क्या हुआ? हमारे देश की पहचान, हमारे देश मतलब हमारी इकोनॉमी की पहचान, हमारी इकोनॉमी को अब लोग कैसे देखने लगे? एक उभरता हुआ सितारा। इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया। इमर्जिंग पावर का मतलब होता है एक वो जगह, एक वो चीज जो अभी उभर रही है, मतलब जो अभी तरक्की कर रही है, जो भी ग्रोथ पे है, उसे बोलते हैं इमर्जिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। उस चीज को अब हम पहचानने लगे। कौन पहचानने लगा? बाहर बैठे हुए दूसरे देश। कौन से देश? जो पहले से डेवलप थे।
उनको अब लगा, एलपीजी पॉलिसी के बाद ऐसा महसूस होना स्टार्ट हुआ कि इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक उभरती हुई इकोनॉमी है। जब ऐसा महसूस होगा तो उससे क्या होगा, क्या होगा उससे? बाहर के लोग क्या करेंगे, यहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट जल्दी से। इट इज ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज, it is due to the LPG policies and the rise in economic activities comma India is now being recognized, India is now being recognized as an emerging economic power in the world. अच्छा, इससे हुआ क्या? नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इससे हुआ क्या? मतलब लोगों को ये लगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उभरती इकोनॉमी है, इससे इंडिया को क्या फायदा मिला? तो लिखो इट बूस्ट confidence of the global investor. It boosts confidence of the global investor in Indian economy. फिर उससे क्या हुआ? They preferred Indian economy as their destination of investment. They preferred Indian economy as their destination of investment. आगे बात समझिए, पॉइंट समझ में आ गया? They preferred Indian economy as their destination of investment. भाई, यानी एलपीजी पॉलिसीज के साथ हमारे को क्या फायदा मिला? हमारी एक पहचान बन गई। कौन सी पहचान? एक उभरती हुई इकोनॉमी, एक ऊपर तरक्की करती इकोनॉमी। इससे हमें क्या फायदा मिला? हमें फायदा ये मिला कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर, मतलब बाहर के देशों में इन्वेस्टर बैठे थे, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। किसके प्रति? हमारी इकोनॉमी के प्रति। उससे क्या हुआ? उससे यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिखाई। दे प्रेफर इंडियन इकोनॉमी एज अ डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में क्या आया? बाहर से फिर इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेस्टमेंट आने से क्या हुआ जी? उसके आगे पढ़ना हो तो, इन्वेस्टमेंट आई तो क्या हुआ? क्या होगा इन्वेस्टमेंट आने से? मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। उससे क्या होगा? लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगी। उससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। उससे क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? देश तरक्की करेगा। यही तो होता है देश में, और क्या है? आफ्टरऑल ये तो चाहिए, ये सारा साइकिल है, यही तो चाहिए, है ना? सबको जॉब मिल जाए, सबको नौकरियां मिली हो, कोई भूखा ना सोए, तो देश अपने आप से तरक्की करेगा। सबके घर में स्कूटर हो, सबके घर में कार हो, तो देश अपने आप तरक्की करेगा, है ना? तो यही सारा सर्कल था। फाइन, तो ये एलपीजी पॉलिसी से ये संबंध हुआ, लेकिन आगे तक नहीं जाना, आप यहीं पे रुक गए। आप आ जाओ आगे। कितने पॉइंट लिखे आपने, बताओगे मुझे? कितने लिखे? जरा पढ़ोगे एक बार, कौन कौन से? वाइब्रेंट इकोनॉमी, यस। growth rate of industry, Yes. a check on fiscal deficit, Yes. a check on inflation, Very good. a substantial increase in foreign exchange, ठीक है जी, हाँ जी, flow of private foreign investment, ठीक है, a shift from monopoly market to a competitive market, वेरी गुड। recognition of India as an इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, ठीक है, बहुत है, ठीक है। एक और लिख सकते हो चाहो तो, कंज्यूमर एज अ किंग, ये भी लिख सकते हो आप, लिख लो आप, कंज्यूमर एज अ किंग लिख लो। एक बार कई बार आ जाता है गलती से पॉइंट, a demerit, नहीं पहले मेरिट में लिख लो, कंज्यूमर एज अ किंग। कितने पॉइंट हो गए? 9 हो गए ना, उसको मिला के तो लिख लो, कोई बात नहीं। कंज्यूमर एज अ किंग, या लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यस, और लिख लो ब्रैकेट में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बेटे अगर 6 नंबर में आया, 6 नंबर में आया ये क्वेश्चन, तो कम से कम 7 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, है ना? अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। देखो क्या हुआ एलपीजी पॉलिसीज के बाद, क्या हुआ? पहले क्या होता था, आपको मैंने बहुत बार बताया,
1991 से पहले क्या था, अगर एक टेलीफोन का कनेक्शन भी चाहिए, इफ यू अप्लाई फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन यू हैव टू वेट फॉर 6 months और मे बी a year. If you want to buy a car, you have to wait for 8 months or a year. If you to buy a scooter, 3 महीने 6 महीने वेट. क्यों ऐसा करना पड़ता था? The producers were few and the buyers were so many. ऐसा था ना पहले. क्यों ऐसा क्यों था? Because government has stopped the foreign investment. Foreign investment allowed नहीं थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, है ना. अब हम लिबरल हो गए. लिबरल मैंने खोल के हमने दिल खोल दिया, आओ आ जाओ. उससे क्या हुआ? उससे कंज्यूमर किंग बन गया. मालूम क्या? जो एमएनसीज आई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है और इस चीज का फायदा उन्होंने उठा लिया. उन्होंने माल को महंगा करके बेचा, लेकिन साथ में क्या दिया? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. और उन्होंने क्या देखा? हमारे पास वही 2 गाड़ियां हैं, एम्बेसडर और वो फिएट, वो 2 गाड़ियां. स्कूटर हमारे पास सिर्फ एक है, कौन सा? बजाज चेतक. उन्होंने इस चीज को पहचाना और इस मौके को एज अपॉर्चुनिटी उन्होंने लिया और इसका फायदा उठाते हुए क्या दिया? वैरायटी ऑफ गुड्स. और हमें क्यों आदत है बाहर का सामान लेने की? मालूम है आपको? आज भी हिंदुस्तानी को देखोगे आप ना, उसके घर के अंदर, यार ये स्विच मैंने यूके के लेके लगाए हैं, बाहर के हैं, ये फोन मेरा बाहर का है, ये लाइटें मेरी बाहर. ऐसा करते हैं लोग, ऐसा आप कहते हुए सुनोगे. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अपनी कंपनियों पे ट्रस्ट नहीं है. वो ट्रस्ट शुरू से बन ही नहीं पाया. गवर्नमेंट ने वो ट्रस्ट बनने ही नहीं दिया. अब मोदी गवर्नमेंट जो है इधर, अब मोदी गवर्नमेंट रोज बोलती है एक बार टीवी पे आके, लोकल को वोकल बनाओ, लोकल को वोकल बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंस बनो. बोलते हैं लोकल को वोकल. सुन रहे हो आप? ये कहानी चल. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल टू वोकल? मालूम है कि लोकल प्रोडक्ट जो आपके यहां बन रहे हैं ना, उनको बाय करो. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोका कोला, ड्रिंक गन्ने का जूस, ड्रिंक लस्सी है, हाँ, मसाला सोडा. यस, दैट इज आल्सो इंडियन प्रोडक्ट. मतलब आप जो बाहर का आइटम पीते हो है, उससे बेटर है कि आप हिंदुस्तान का यूज करो. इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है. गवर्नमेंट हैज टू कम इन फ्रंट एंड रिक्वेस्ट टू द पीपल नाउ कि लोकल को वोकल बनाओ. मालूम गवर्नमेंट को मालूम चल गया ये गवर्नमेंट को मालूम चला कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर पाएगी अगर हम सब अपना प्रोडक्ट यूज करें. आप अपने घर में जाके गिनना, एक भी प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट नहीं होगा आपके घर में, सिर्फ आटे दाल चीनी को छोड़ के. और यहां तक सुनो, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्याज भी हम बाहर का खा रहे हैं. आज हम प्याज भी बाहर का लेके खा रहे हैं. नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के प्याज 100 रुपए किलो थे, आज प्याज दोबारा से 50 रुपए किलो हो गया. क्यों? क्योंकि मलेशिया से, उधर से, टर्की से बहुत प्याज आया. इतना प्याज आया कि अब जाके प्याज का रेट गिरा है. नहीं तो आज से 2 महीने पहले 100 रुपए किलो प्याज था. और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया का आटा भी नहीं खाते, और ऐसे बहुत सारे लोग जो इंडिया का पानी भी नहीं पीते. सच्ची क्या? हाँ, इंडिया का पानी नहीं पीते वो लोग. आपको मालूम है कोई भी इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी प्लेयर इंडिया का पानी नहीं पीता. मालूम है? जो पानी विराट कोहली पीता है उसकी 1 लीटर की कीमत 6000 रुपीज है, और यहाँ बनता ही नहीं वो बाहर से बन के आता. हाँ, 1 लीटर. उसमें मिनरल्स है, ओरिजिनल मिनरल्स है. उन्हें विश्वास ही नहीं कि हमारी कंपनी ऐसा बना सकती है. बाहर से पी रहे हैं. प्लेयर किसके? नाम कहाँ बना? उन्हें देखता कौन है, लेकिन पानी किसका पीते हो? ये हमारे देश की मेंटलिटी है, ऐसी सोच हमारी है. इसलिए, लेकिन अच्छी बात है, देखो सुनो कितनी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने साफ साफ खुल के कहा लोकल को वोकल बनाओ. ये कहना पड़ा और लोगों ने इसको रियलाइज भी किया. अब देखो लोग आज क्या कर रहे हैं, अब दिए खरीद रहे हैं. अब लोग दिए परचेज कर रहे हैं ताकि घर में जो दिए अपनी लड़ियों के साथ दिए लगा सके. अगर हर घर वाला 10 दिए भी ले आएगा तो सोचो 130 करोड़ लोग हैं, उसमें 100 करोड़ ने दिवाली मनाई तो 100 करोड़ मल्टीप्लाई पर 10 करके देखो. और 1 रुपया अगर दिए से कमाया दिए वाले ने, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा पंप हो गया. हम लोग समझते नहीं. आप सोच के देखो, अगर हर घर में 10 दिए भी आए और दिए वाले ने 1 रुपया कमाया दिए के ऊपर, सिर्फ 1 रुपया, बाकी उसकी लागत आ गई. अगर 2 का दिया दे रहा है, मान लो उसमें 1 रुपया उसकी लागत है और 1 रुपया उसका प्रॉफिट है. अगर 1 रुपया भी कमाया और ऐसे 100 करोड़ लोग हैं जिनके घरों में दिए आए, मल्टीप्लाई पे 10 करो, मल्टीप्लाई पे 1 रुपीज करो, आपको पता लगेगा इतना पैसा इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही रह गया, जो पहले कहाँ चला जाता था?
चाइना लड़ियां अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन पहले कहाँ चला जाता था? चाइना। सोच के देखो, ये सोच है। गन्ने के जूस की हम बात करते हैं ना, अगर आप एक कोक की बात करो और एक गन्ने के जूस को सामने ले लो, है ना, शुगर केन जूस को ले लो, दोनों को, या लस्सी को ले लो, आप एक गन्ने का जूस पीते हो और इधर एक कोक पीते हो। कोक 20 रुपए की है, गन्ने का जूस 15 रुपए का है, 10 रुपए का है, उससे सस्ता है। सोचो, अगर 40 करोड़ लोगों ने एक टाइम पे गन्ने का जूस पिया और गन्ने के जूस वाले ने उसमें सिर्फ 2 रुपए कमाए, सिर्फ 2 रुपए। सोच के देखो, एक दिन में कितना पैसा हिंदुस्तान के अंदर रह गया, बाहर नहीं गया। वो पैसा किस तक पहुंचेगा? गन्ना कौन उगाता है? सर मेरी छत पे उगते हैं, छत पे गन्ना किसान उगाता है। ये सोच चाहिए, ये सोच है तरक्की करने की, ना कि वो सोच है। सोच ये है राइट सोच। ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोकल को वोकल बनाओ। उसका बेनिफिट ये है बेटे कि सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान में रह जाए। और कहाँ बटेगा पैसा? किसमें बटेगा? वो गन्ने के जूस जो निकालता है, वो गन्ने किससे लेता है? अल्टीमेटली जब सारे लोग गन्ने का जूस पियेंगे तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? गन्ने की। और गन्ना कहाँ से आएगा? और पैसा किसके हाथ में पहुंचेगा? ये चेन है। आ जाओ आगे। अब लिखे डीमेरिट्स। आ जाओ फटाफट। डीमेरिट्स, अरे बातें बंद। डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। आ जाओ, डीमेरिट्स लिख लेते हैं, फिर खत्म करें इस चैप्टर को। डीमेरिट्स क्या है? लिखो पहली डीमेरिट्स, सबसे पहली डीमेरिट। 6-7 पहली डीमेरिट लिखो। सबसे पहली, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लो, एग्रीकल्चर की बात चल रही थी और एग्रीकल्चर पे आ गया। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एलपीजी पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, देखा भी नहीं इस तरफ। जो हमारा मेन धंधा था, जो हमारा मेन ट्रेडिशन था, जिसपे हमारी 60% पॉपुलेशन डिपेंड थी, एलपीजी पॉलिसीज ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ख्याल नहीं दिया है? तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी। ओके, आ जाओ। लिखो क्या हुआ एग्रीकल्चर। लिखो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्शन 10 year before reform, 10 year before reforms was 3.80%. Was 3.80%. And after the reforms, and 10 year after the reforms, 10 साल बाद, it was 1.73%. 1.73%। देखा आपने? 3.80% से घट के कितनी रह गई? 1. मतलब डिक्लाइन हो गई 50%। देखो, द डिक्लाइन वाज ऑलमोस्ट 50%। The decline was almost 50%. It shows that economic reforms have not even touched the agriculture sector. Have not even touched the agriculture sector. But starting from 2001 to 2004, from 2001 to 2004, it became 2.8%. 2.8%. देख रहे हैं आप क्या हुआ? ये हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। हमने लिबरलाइजेशन अपना लिया, प्राइवेटाइजेशन अपना लिया, लेकिन एग्रीकल्चर को भूल गए। जितनी प्रोडक्शन पहले होती थी आजादी से 10 साल पहले, मतलब 1991 से 10 साल पहले, रिफॉर्म से 10 साल पहले, 10 साल बाद गिर के कितनी हो गई? आधी हो गई, 50% गिर गई। लेकिन फिर थोड़ी सी बढ़ी
2001 से 4 में बढ़ के कितनी होगी दोबारा से 2.2। लेकिन एक बात तो सच थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को टच भी नहीं किया, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये इसका पहला ड्रॉबैक था। सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ। जब उसको देखो इंडस्ट्री की बात हुई, बड़ी बड़ी कंपनी आई, इन्वेस्टमेंट आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को सब भूल गए। जहां 60% इंडियन पॉपुलेशन बैठी थी उसको सबने छोड़ दिया। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट लिखो अगला वाला जल्दी से। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, मालूम है इसका क्या मतलब है? अर्बन से मतलब मालूम है शहर। देखो जितनी भी एमएनसी खुली, एमएनसी मालूम है मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर से जो कंपनीज आई, कोई भी गांव में नहीं गया। जिसको देखो गुड़गांव में जाना है, जिसको देखो इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है जहां सारी फैसिलिटी है। कोई भी कंपनी गांव में जाके कंपनी नहीं खोली किसी ने, बाहर की कंपनी ने। जिसको देखो उसको फैसिलिटी के साथ सही जगह पे कंपनी खोलनी है। एक भी आज भी देख लो आप, कोई है बड़ी कंपनी किसी गांव के अंदर? नहीं। ये दूसरा ड्रॉबैक था। कंपनियां तो आई, नो डाउट, कंपनियां तो पहुंच गई, अच्छी बात है, लेकिन सारी की सारी शहर तक सीमित रह गई, गांव में कोई पहुंचा नहीं। और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे डाउन चला गया। तो भैया फिर सोच लो क्या हुआ होगा गांव के लोगों के साथ, है ना? वो बेचारे वहां पे पहले काम नहीं था और काम डाउन चला गया, और जो कंपनियां आई भी सही, उनको सिर्फ यहाँ शहरों तक सीमित रख दिया गया। तभी तो फिर ये प्लान हुआ। ये जो भागे भागे वहां से बिहार के और यूपी के लोग शहरों की तरफ भागते हैं, क्यों भागना पड़ा? ये किसका फेलियर है? ये इतना बड़ा जो कोरोना काल के अंदर इतने लोगों को सिर पे कैसे रख के और भागना पड़ा। इतने हजारों लोग, करोड़ों लोग, नॉट इन हजारों, करोड़ों, 1.5 करोड़ लोग यूपी से दिल्ली में गए हुए थे काम करने के लिए। 70 साल से कौन था देश पे राज करने वाला? किसी ने क्यों यूपी में कंपनियां नहीं खोली? क्यों इतने लोगों को जाना पड़ा? अगर लोग गए ना होते, आज अगर मैं अपनी यहां से ये घर छोड़ के ना जाऊं तो कल मुझे वापस आना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी घर में हूं। ये है फेलियर, दिस इज द फेलियर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जो भी विकास किया गया सिर्फ अर्बन किया गया, शहरों तक सीमित रखा गया, गांव तक लेके नहीं गए ग्रोथ को। कोई कंपनी गांव तक पहुंची नहीं। अगर कंपनियां गांव में पहुंच जाए, गांव के लोगों को नौकरी मिल जाए, वो शहर में क्यों जाएंगे? कोई जाना पसंद करता है घर छोड़ के? है घर में मम्मी के हाथ की बनी रोटी मिलती है फर्स्ट क्लास गरम गरम, शहर में ठंडा खाना पड़ता है और कभी बार मिलता भी नहीं। तो कौन जाना चाहेगा गांव छोड़ के? नहीं जाएगा ना। तो लिखो जल्दी से, इसी के अंदर लिखो एलपीजी पॉलिसीज have resulted in the concentration of growth process in urban areas. Concept of growth process in urban areas. Not even a single MNC has started its operation in rural area. Not even a single MNC has started its operation in rural areas. That's why there was a economic and social dualism, DUALISM. That's why there was economic and social dualism was DUALISM was a big threat to the process of growth and development. To the process of growth and development. अब ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म। ये क्या होता है? ये 1 नंबर में पूछा जाता है पेपर के अंदर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म, इसके नीचे लिख लो, ये एक नंबर में पूछा जाएगा। मालूम है इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ क्या मतलब है। ये होता है मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाला काम, उसी को बोलते हैं ड्यूलिज्म। हुआ क्या, सारी कंपनियां शहरों में, तो जो शहर के लोग थे इनको क्या मिली, नौकरियां, उससे क्या हुआ, उनका स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, उनका स्टेटस थोड़ा ऊपर चला गया। फिर गांव में क्या रह गए लोग, बेचारे वैसे के वैसे थे, है ना, वही पेंडू रह गए। फिर उससे क्या हुआ, उससे क्या, हाँ यही हुआ, उससे क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड सोशल ड्यूलिज्म, दैट इज कॉल्ड सोशल ड्यूलिज्म। मतलब उधर के जो शहरों के लोग थे उन्होंने कुछ अच्छी बातें करनी सीख ली, अच्छा रहना सीख लिया, अच्छा खाना सीख लिया, ये बेचारे वैसे ही रह गए, दैट इज कॉल्ड सोशल ड्यूलिज्म। अच्छा, ये तो हो गया सोशल। इकोनॉमिकली क्या हुआ, भाई उनको नौकरियां मिली तो क्या है, और ये बेचारे खेती पे डिपेंड थे और खेती के वैसे बुरा हाल था, तो क्या हो गया, और ज्यादा, तो दोनों में और ज्यादा गैप पड़ गया, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म। बेसिकली आप इसको डिस्क्रिमिनेशन से समझ सकते हो, ये एक भेदभाव वाली स्थिति थी। सारी कंपनियां शहरों में आई, शहर वालों को पैसा भी मिला, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरा, और गांव वाले बेचारों को ना तो पैसा मिला और ये वैसे वैसे रह गए। ठीक है जी, तो लिख लोगे अपना एक लाइन में इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म। एक लाइन लिख लोगे आप, चलो लिख लो, एक लाइन में लिखवा देता हूं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म। पहले लिखो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म, इसका मतलब क्या है, it refers to disintegration of the economy into traditional and modern sector of production. Of production, in which the traditional sector relies upon the traditional technology, and the modern sector relies upon modern technology. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। और दूसरा है सोशल ड्यूलिज्म, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। या फिर आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल ड्यूलिज्म, ये क्या है, ये भी लिख लो एक नंबर में, ये सब ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ये पॉइंट से बाहर है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, लेकिन आ जाती है एक नंबर में, उसको ब्रैकेट लगा लेना, ये सब बाहर की बातें हम लिखते हैं। तो सोशल ड्यूलिज्म क्या लिखो, it refers to disintegration of the society in two parts, in which of the society into two parts, in which one part is enjoying the high social status, hence the other one is suffering. One part is enjoying the high social status, जो शहरों में थे, hence the other one is suffering, तो दूसरा वाला सफर कर रहा है, एक एंजॉय कर रहे हैं और दूसरा सफर कर रहा है ना, यही हमारे साथ हो रहा था, आज भी ऐसा ही चल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा डीमेरिट्स, फाइन। आ जाओ आगे चले, नेक्स्ट लिखो तीसरा, स्प्रेड ऑफ, तीसरा है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर से बना कंज्यूम,
देखो CONSUMERISM, कंज्यूमरिज्म, क्या बोलेंगे? कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म, ठीक है जी। मतलब मालूम है इसका क्या हुआ? सब ब्रेक करके बोलो। कंज्यूमर को किंग बना दिया गया, कंज्यूमर सब कुछ कंज्यूमर के हिसाब से बनाया जाने लगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात हो गई, मतलब कंज्यूमर को राजा बना दिया गया, सब कुछ कंज्यूमर के लिए ही किया जाने लगा। मतलब जो मोरल वैल्यूज थी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। कंज्यूमर को जो पसंद है बना दो, चाहे अच्छा या गंदा। कंज्यूमर दारू पीना चाहता है तो दारू बना बना के बेची जाओ, कोई चक्कर नहीं, दुनिया मरती मरने। कंज्यूमर को सिगरेट भी नहीं पसंद है ना, कंज्यूमर सिगरेट मांग रहा है तो सिगरेट बनाओ, कोई चक्कर नहीं, फेफड़े खराब होते होने दो, हमें उससे क्या, हमें तो इससे मतलब है। एमएनसी कंपनी ने क्या सोचा? अगर कंपनियां आज डिसाइड कर दें कि दारू नहीं बनाई जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे? लोग देसी बना के पिएंगे, है ना? खरीदेंगे तो नहीं, देसी बना उसको पहले बताओ का देसी बना के पी लेते, देसी बनती है ना, अच्छी होती है, है ना? ज्यादा चढ़ती है। लो सारे बैठे हैं यहाँ पे, हमारे पास हर तरह की वैरायटी है, इसे मालूम है ज्यादा चढ़ती, मतलब एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है। पिए कभी? ओके, वेरी गुड। नहीं सर, आपको क्या लगता है? नहीं सर को जिसको पता था वो पिएगा, क्या बात कर रहे हैं? जिसका अच्छी होती, दवाई की तरह पीते हैं इसको। हाँ। मालूम है आपको मालूम है जब आर्मी में रम देते हैं ना, रम उसके ऊपर लिखते हैं ऐसे, मालूम है इसका मतलब? मालूम है इसका मतलब? आर्मी में रम मिलती है ना, आर्मी पर्सन को, उसका मतलब होता है, देखो X स्टैंड फॉर 10, 10, 10 और 10, इसका मतलब होता है 30 डेज रेगुलर यूज मेडिसिन, ये मतलब है। मालूम है आपको? मालूम है? आज तक नहीं मालूम था ना, पूछ लेना अभी जल्दी। यही मतलब है इसका ये मैं मजाक नहीं कर रहा, रियल मीनिंग है, रम का रियल मीनिंग यही है। रम जो है ना, उसका रियल मतलब यही है, इट्स अ रेगुलर। लेकिन एक बोतल को कितने में पीना है? एक बोतल को कितने में पीना है मालूम है? एक बोतल जो है, जो रम की बोतल है, उसको महीने भर चलाना है, उसको महीने भर चलाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब पीने बैठे चिकन दारू साथ में आई, अच्छा लो 1 घंटा में बहुत ज्यादा यार, कौन बोला 1 घंटा? 15 मिनट में खत्म, इसलिए वो खराब करती है। बट इट्स अ रेगुलर यूज मेडिसिन। तो कभी है, अगर ये गलत होती, सोच के देखो, इतनी बड़ी आर्मी, इतने करोड़ों लोग आर्मी में काम करते हैं, अगर ये गलत होती तो सरकार उनको पिलाती क्या? सोचो, अगर इसका सिर्फ नुकसान होता तो क्या ये पिलाई जाती? और अच्छा छोड़ो, पिलाई जाती, इवन यहां तक रिटायर होता सबको, है? सोच रहे आप? अगर ये गलत होती तो ये दी जाती, आप सोच के देखो, है? आप समझ रही, रम की फॉर्म नहीं है, सही है। और लिखो तो क्या किया गया? बस स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्या किया गया? स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म किया गया। लिखो फटाफट जल्दी से, बस बातें नहीं, लिखो स्प्रेड ऑफ एमएनसी इन द कंट्री, स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्री, spread of MNCs in the country as a consequence of LPG policies, as a consequence of LPG policies has resulted in a large scale spread of consumerism, बस कंज्यूमर लिख के ISM लगा हुआ है, कंज्यूमरिज्म, ठीक है जी। हुआ क्या इसके अंदर? द इंडियन सोसाइटी has started adopting the Western culture.
द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरिंग, ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरिंग, उधार लेके। मालूम है गोरों के अंदर क्या आदत होती है, उनके वहां सब कुछ उधार में मिलता है, सब कुछ। ये जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है ना, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, ये पहले हिंदुस्तान में नहीं था। ये जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है ना, इससे सबसे दुनिया खराब की है। यस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम ने दुनिया सबसे ज्यादा दुनिया खराब की है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम ने। आपके पास पैसा नहीं है, आपको उधार मिल जाएगा, जाके सामान परचेज कर लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा देके घर में सामान आ जाएगा। इट हैज रियली स्पॉइल्ड द इंडियन मार्केट। ये इंडियन मेंटेलिटी खराब कर दी। पहले मालूम है क्या होता था हमारी मेंटेलिटी? हमारी मेंटेलिटी ये थी, हमारा ट्रेडिशन ये था कि दरवाजे पे कोई मांगने नहीं आना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपसे आपके मतलब आपके मम्मी डैडी से भी आगे आप उनसे बात करोगे तो कहेंगे कि हमारे दरवाजे पे कोई मांगने वाला खड़ा नहीं होना चाहिए। मांगने वाला इन द सेंस नॉट भिखारी, कोई किसी बैंक से या किसी कंपनी से कोई बंदा नहीं आना चाहिए, भैया आपने हमारे पैसे नहीं दिए। आज हालात ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो उधार पे सामान लेके जी रहे हैं। वो एक सोसाइटी के अंदर स्टेटस दिखाने के लिए एक बड़ा घर बना लेते हैं, सारा सामान परचेज कर लेते हैं, लेकिन किससे? दे स्पेंड द मनी थ्रू। और ये कल्चर मालूम कहां से आया? ये वेस्टर्न कल्चर है, क्रेडिट कार्ड या इससे वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में क्या है? बात करें जैसे लोन पे गाड़ी वगैरह वाला, वही सेम चीज है। पहले सिस्टम वहां वेस्टर्न कल्चर था, ये उन लोगों की आदत है, वो अपना जो पैसा कमाते हैं ना वो सारा उड़ा देते हैं, ऐश कर देते हैं, और बाद में बैंकों से लोन ले लेते हैं या क्या बोलते हैं कंपनी से सामान ले लेते हैं और धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहते हैं। अभी भी वहां पे हमारे किसी रिश्तेदार ने घर लिया है और उसको 35 साल के लिए इंस्टॉलमेंट मिली है। 35 ईयर्स ही हैज टू पे द इंस्टॉलमेंट। 35 ईयर्स, अगले 35 साल तक इंस्टॉलमेंट देनी है। और उसके मर गया तो फिर क्या, कोई दूसरा देगा, कोई तो नॉमिनी रहेगा। 35 साल तक इंस्टॉलमेंट देनी है, सोचो आप। वहां पे ये मेथड है, ये कंज्यूमरिज्म का मेथड है वहां पे। वहां के लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो बोरो कर लेते हैं, उधार में लेके खर्च करते हैं। और अब हमारे इंडिया में ये मेथड पूरी तरह से फैल चुका है। आज अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ गरीब हर कोई नहीं है। लोग गरीब होते हुए अमीर बन के दिखा रहे हैं। सब कुछ रख दिया है, बड़ा सा घर ले लिया है, बड़ी गाड़ी लगा दी है, लेकिन सब किसका है? सारा का सारा उधार का है। ठीक है, चलो बस यही खत्म करेंगे क्योंकि बाहर अब बाइक की आवाज आने लग गई।